आज की इस पार्ट 2 वीडियो में हम इवोल्यूशन से रिलेटेड पीवाईक्यू के 10+ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके पहले का जो पार्ट 1 था उसमें हमने 10+ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना है, प्लीज जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के नेक्स्ट बोल रहा है वेल ओवर 19% ऑफ ऑल स्पीसीज आर दैट हैव एवर एग्जिस्टेड आर एक्सटिंक्ट टुडे, यानी 90% स्पीसीज जो हैं आज तक की जो ढूंढी गई हैं या फिर मिली हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। These show that evolution is inefficient. Evolution does not take long time to advantage into account. Extinction is inevitable. A long time has passed since the life began on Earth. देखिए पहली बात तो ये है कि अगर 90% एक्सटिंक्ट हो रही है स्पीसीज, तो प्रॉपर जो अर्थ है उसको एक प्रॉपर टाइम मिला है। जो हमारी अर्थ है उसको ये जो अर्थ है ये बहुत पुरानी है, इसको प्रॉपर बहुत सारा लार्ज टाइम मिला है उसके अंदर स्पीसीज के इवॉल्व होने के, जिससे आज हमें इस तरह की इस अर्थ देखने को मिल रही है। यहाँ पे ह्यूमन मिल रहे हैं। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे प्लांट जैसे कि जिम्नोस्पर्म, उसके पहले भी अगर बात करें तो बैक्टीरिया, न जाने कितने वायरस, डायनासोर्स की बात कर लें तो ये सारे एनिमल आके एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इससे क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा हमें लार्ज टाइम अर्थ को मिला है। लगभग 4.5 बिलियन पहले आपकी अर्थ ओरिजिन हुई थी। ह्यूमन का अभी तक 3.5 बिलियन आई थिंक हुआ होगा। तो अगर 4.5 बिलियन लग रहा है तो यहाँ पे वेरी लॉन्ग टाइम पास्ड सिंस लाइफ अर्थ बिगन ऑन अर्थ, यानी लाइफ अर्थ में बहुत सारे पहले बिगिन हुई थी। इस वजह से हमें इतना 90% एक्सटिंक्ट देखने को मिल रहा है, एक्सटिंक्ट देखने को मिल रहा है एनिमल का। तो इस वजह से इवोल्यूशन इनएफिशिएंट बिल्कुल नहीं, इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और काफ़ी एफिशिएंट भी होता है। बहुत अच्छे लोग आते हैं, बहुत अच्छी जो प्रजाति होती है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होती है, वही आती है। इवोल्यूशन डज नॉट टेक लॉन्ग टाइम एडवांटेज इनटू अकाउंट, इवोल्यूशन को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। एक्सटिंक्शन इनएविटेबल ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अ वेरी लॉन्ग टाइम पास्ड सिंस लाइफ बिगन ऑन अर्थ does species that 90% of all species that ever existed are extinct today। इस वजह से ये वाला ऑप्शन हमारा सबसे ज़्यादा सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप 11 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा सही। चलिए यहाँ क्या बोल रहा है, इन समर द ऑक्सीजन कंजप्शन ऑफ ट्री स्क्वायरल एंड अ लोबस्टर were first measured 1 hour at 20 degrees Celsius and after 1 hour 10 degrees Celsius. Which one of the following best describe the respective oxygen consumption? The temperature change from 20 to 10 degree। यानी अगर बात करें तो यहाँ पे एक स्क्वायरल ली गई है, स्क्वायरल को लिया गया है और उसके अलावा यहाँ पे क्या लिया गया है, एक आपके लोबस्टर को लिया गया है। अब लोबस्टर को लिया गया है और स्क्वायरल को लिया गया है। यहाँ पे क्या किया गया कि इनको पहले 20 डिग्री सेल्सियस में 1 घंटे तक रख दिया गया और उसके बाद इसको 20 डिग्री सेल्सियस में 1 घंटे तक रख दिया गया, प्रॉपर 1 आवर दिया गया। उसके बाद इन दोनों को चेंज करके किस में चेंज कर दिया गया, 10 डिग्री सेल्सियस में रख दिया गया और इसको भी प्रॉपर 10 डिग्री सेल्सियस में रख दिया गया और उसके बाद इसको भी 1 आवर के लिए दोनों को रख दिया गया। तो इनमें क्या चेंज देखने को मिलेंगे, तो स्क्वायरल की बात करें तो ये आपका क्या होती है, मैमल्स होती है। तो मैमल्स जो होती है, स्क्वायरल मैमल्स है, तो इसमें क्या होगा आप अगर देखें तो स्क्वायरल में ये जो होती है ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी का टेम्परेचर जो होती है उसको चेंज नहीं करती है। वो अपने मतलब कि जैसे कि अगर बाहर कोल्ड हो रहा है तो अपने अंदर भी कोल्ड नहीं ला लेगी, वो क्या करेगी अपने अंदर के टेम्परेचर को चेंज करेगी बाय द मेटाबॉलिक एक्टिविटी को चेंज करके, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ा देगी। एक्टिविटी क्या करेगी, वो आपकी बढ़ा देगी जिसमें एटीपी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और क्या होगी, हीट जनरेशन होगी। और हीट जनरेशन होगी तो O2 ऑक्सीजन का कंजप्शन क्या करेगी, ऑक्सीजन कंजप्शन हाई करेगी, यानी O2 का कंजप्शन क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी। तो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायरल जो होगी, 3 स्क्वायरल जो होंगी इंक्रीज करेंगे किसका, ऑक्सीजन का कंजप्शन। उसकी जगह अगर हम लोबस्टर की बात करें तो लोबस्टर क्या है, एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या करते हैं, इन्वायरमेंट पे डिपेंड होते हैं, यानी इन्वायरमेंट अगर कोल्ड हो रहा है तो ये भी कोल्ड हो जाएंगे अपने अंदर, और ये अगर कोल्ड हो जाएंगे तो अपने अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या कर लेंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इनकी कम हो जाएगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाएगी तो ये क्या करेंगे, O2 का जो कंजप्शन कर रहे हैं, O2 का कंजप्शन इनके अंदर लेस हो जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सबसे सही माना जाएगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो सही है, नहीं तो एक बार वापस समझिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है प्रॉपर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जैसा कि मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इन एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन की यहाँ बात कर रहा है। इसमें क्या होता है ये बोलने के लिए कह रहा है। तो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन की बात करें तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज सेम हैबिटाट एंड देयर रिडक्शन इन जीन फ्लो, पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज सेम हैबिटाट एंड देयर इज अ नॉर्मल जीन फ्लो,
population occupy different habitat and there is a reduction of gene flow, population occupy a different habitat and there is a normal gene flow। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है। ये किसी जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से होता है, यानी दो पॉपुलेशन अगर रह रही हैं तो उनके बीच में कोई जियोग्राफिकल बैरियर हो जाएगा और उनके बीच में जीन फ्लो क्या हो जाएगा, जीन फ्लो प्रॉपर अलग अलग हो जाएगा, दोनों जगह अलग अलग जीन फ्लो हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा पहले की पॉपुलेशन की अपेक्षा। और दूसरे बात दोनों का हैबिटाट क्या हो जाएगा, टोटली डिफरेंट हो जाएगा, यानी इसको डिफरेंट हैबिटाट मिल जाएगा, इसको डिफरेंट हैबिटाट मिल जाएगा। तो ये सारी कंडीशन चेंज हो जाती है। तो यहाँ बोला पॉपुलेशन ऑक्यूपाई सेम हैबिटाट, पहली बात तो यहाँ बोल दिया सेम हैबिटाट, ऑप्शन रॉन्ग। पॉपुलेशन ऑक्यूपाई सेम हैबिटाट, ऑप्शन रॉन्ग। पॉपुलेशन ऑक्यूपाई डिफरेंट हैबिटाट, पॉपुलेशन ऑक्यूपाई डिफरेंट हैबिटाट, ठीक है। देयर इज अ रिडक्शन ऑफ जीन फ्लो, देयर इज अ नॉर्मल जीन फ्लो। व्हाट इज नॉर्मल जीन फ्लो? नॉर्मल जीन फ्लो इज नथिंग। नॉर्मल जीन फ्लो मतलब कुछ नहीं होता है। नॉर्मल जीन फ्लो कब होगा? जब अगर सिंपल पॉपुलेशन होगी जिसमें कि कोई तरीके का स्पेसिएशन नहीं देखा जा रहा, तब वहाँ पे नॉर्मल जीन फ्लो होगा। अगर यहाँ पे एलोपैट्रिक स्पेसिएशन हो रहा है तो वहाँ पे रिडक्शन ऑफ जीन फ्लो होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सबसे सही माना जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर से होगा। यहाँ क्या कह रहा है, फॉसिल्स ऑफ मार्सुपियल लॉयंस वर डिस्कवर्ड इन रिसेंटली इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। द फैक्ट द सच एज लॉन्ग लॉयंस एक्सिस्टेड पॉइंट टू। देखिए तो यहाँ पे मार्सुपियल लॉयंस क्या कह रहा है, मार्सुपियल लॉयंस यानी कंगारू का आपने मार्सुपियल पाउच देखा होगा, उसके पेट में होता है जिसमें वो बच्चा अपना रखा है। उसी तरह हमें एक लॉयन मिला जिसके पास भी मार्सुपियल पाउच था, यानी वो अपने अंदर बच्चे को रखता था अपने। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में मिला था। और ये फैक्ट अगर ये मिला है तो ये किस तरीके का इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है वो बता रहा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, न्यूट्रल इवोल्यूशन, रिवर्स डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। बात करें न्यूट्रल इवोल्यूशन एंड रिवर्स इवोल्यूशन, तो ये न्यूट्रल इवोल्यूशन हो नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो मार्सुपियल लॉयंस हमें न देखने को मिलता। रिवर्स इवोल्यूशन वो होता है जिसमें कि आपको पेरेंट वाली स्पीसीज दिखने लगे, यानी मार्सुपियल लॉयन और आपका जो कंगारू था उन दोनों के पहले की कोई स्पीसीज दिखने लगती। तो ये तो नहीं हो सकता कि उनसे पहले की यहाँ पे पेरेंट स्पीसीज दिख रही हो। तो ये दोनों डिफरेंट अलग अलग स्पीसीज थी। तो ऐसी कोई कंडीशन जहाँ पे कोई पेरेंट होता है वहाँ से एक अलग स्पीसीज बन जाती है ए, और पेरेंट स्पीसीज से एक कोई अलग स्पीसीज बन जाती है बी, और उन दोनों के पास कैरेक्टर जो होते हैं वो प्रॉपर कुछ कुछ मतलब कि सिमिलर होते हैं, कुछ कुछ डिफरेंट हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन को हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। बात करें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की, यानी ए कोई स्पीसीज है, कोई भी स्पीसीज बी है, वो दोनों मिलकर कोई एक अलग स्पीसीज बना ले रही हैं ए और बी, तो ऐसी कंडीशन को हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन तो यहाँ हो नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो मार्सुपियल लॉयन और कंगारू मिलकर दोनों कोई दूसरा हाइब्रिड एनिमल बना लेते हैं। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन यहाँ पे होगा, यानी ये लॉयन के पास और आपके कंगारू के पास, यानी इसके पहले कोई एक पेरेंट स्पीसीज होती होगी जिसके पास मार्सुपियल पाउच होगा, उसने कभी उसमें म्यूटेशन आया होगा या फिर उनमें कोई एडेप्टेबिलिटी ऐसी देखने को मिली होगी नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू, या फिर कोई आपका स्पेसिएशन देखने को मिला होगा जिसकी वजह से आपके क्या हुआ है कि मार्सुपियल लॉयन बन गया और कंगारू अलग बन गए जिनके पास मार्सुपियल पाउच मिलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी वाला सबसे सही माना जाएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आपको पता है कि आपको क्या करना है। सेशन को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल को जरूर करते हुए चलिएगा जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले, आपके लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द मेन फीचर ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट एंड इट्स एम्फेसिस ऑन द, यानी यहाँ पे बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट कहा गया और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उनका क्या मतलब है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पे कह रहा है कि बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया गया था जिसने कि स्पीसीज को डिफाइन किया था, यानी इसने क्या किया था, इसने इस कॉन्सेप्ट ने क्या किया था, स्पीसीज को डिफाइन किया था कि स्पीसीज में क्या ऐसी चीज़ होती है जिससे कि वो स्पीसीज को अलग अलग कहा जाएगा या फिर डिफाइन किया जाएगा कि उसे स्पीसीज कहते हैं। तो स्पीसीज की बात करें तो लार्ज मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस अगर प्रॉपर मिल जाते तो वो डिफरेंट स्पीसीज ही कहलाएंगे। जेनेटिक वेरिएशन विद इन पॉपुलेशन, जेनेटिक वेरिएशन विद इन पॉपुलेशन अगर पाया जा रहा है तो वो डिफरेंट स्पीसीज कहलाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में भी जेनेटिक डिफरेंशिएशन बहुत सारे पाए जाते हैं, तो वो डिफरेंट स्पीसीज हो जाएंगी क्या? ऐसा तो नहीं होता। रोल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेंटेनिंग डाइवर्सिटी विद इन ए स्पीसीज, ये भी नहीं होगा। एब्सेंस ऑफ जीन फ्लो बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, यानी अगर कोई एक स्पीसीज ए है और एक स्पीसीज कोई क्या है वो बी है, तो उनमें क्या होगा, प्रॉपर जो जीन फ्लो होगा उनका जीन फ्लो अलग होगा, उनका जीन फ्लो अलग होगा, वो दोनों प्रॉपर एक दूसरे से आइसोलेट हो जाएंगे, यानी आप इसमें नहीं मेटिंग कर सकते हैं, आप इसमें नहीं मेटिंग कर सकते हैं। तो ऐसी को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंट स्पीसीज कहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट ने यही चीज़ बताया था, स्पीसीज को प्रॉपर अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
वाई डू साइंटिस्ट थिंक्स RNA rather than DNA may have the original genetic material, यानी RNA को क्यों साइंटिस्ट ने बताया कि RNA ओरिजिनल जेनेटिक मटेरियल है DNA से। तो यहाँ बोल रहा ऑप्शन मोस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ RNA इज एज देयर जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। बिल्कुल गलत ऑप्शन कैसे, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो ह्यूमन रहते हैं अर्थ पे, और ह्यूमन के पास क्या है RNA नहीं, ह्यूमन के पास तो DNA और जेनेटिक मटेरियल है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। द सिंपलेस्ट लाइफ फ्रॉम वायरस यूज RNA, बहुत ज़्यादा वायरस यूज़ नहीं करते हैं RNA, कुछ कुछ वायरस में हमें RNA वायरस देखने को मिलता है, सारे ही सिंपलेस्ट फॉर्म थोड़ी नहीं हो जाते हैं वायरस जो कि RNA यूज़ करते हो, कुछ कुछ अब तो वायरस जो जितने हैं वो अधिकतर DNA को ही यूज़ करने लगे हैं। RNA इज़ मोर स्टेबल देन DNA, तो प्रॉपर ही गलत ऑप्शन कह दिया है। RNA कहाँ स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा तो DNA स्टेबल होता है, वरना RNA ही नहीं पाया जाता हमेशा। यहाँ डी ऑप्शन कह रहा है RNA हैज़ द एडेप्टेबिलिटी टू कैटेलाइज फ्यू सिंपल केमिकल रिएक्शन, यानी जो RNA होता है वो आपका क्या करता है, खुद से जेनेटिक मटेरियल की तरह ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र होने के साथ साथ ये आपका कैटेलाइज, किसी भी रिएक्शन को अपने अंदर कैटेलाइज करने का भी काम कर लेता है, एंजाइम का भी वर्क कर लेता है, और केमिकल रिएक्शन को भी ये कुछ कुछ कर लेता है प्रॉपर अच्छे तरीके से। तो ये इस तरीके से डी वाला ऑप्शन हमारा सबसे सही हो जाएगा। और ये इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या कहा कि जो आपका RNA है वही ओरिजिनल जेनेटिक मटेरियल है पहले से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर। सबसे पहले एक सिंपल ट्रिक है होमोलोगस स्ट्रक्चर समझने की। होमो यहाँ कह रहा है, तो होमो मतलब क्या होता है, हाउस। हाउस मीन्स क्या हो जाता है, मतलब ये मेरी ट्रिक है, अब बाकी आप कुछ भी बना सकते हैं। तो हाउस क्या होता है, हाउस सेम हो सकता है। अब जब हाउस किसी फैमिली का सेम है तो उसमें पर्सन जो होते हैं, यानी पर्सन मान लीजिए 1 है, पर्सन 2 है, पर्सन 3 है, तो हाउस क्या होता है वो सेम होता है। हाउस क्या पर्सन का सेम है, लेकिन उनके वर्क क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। कोई डॉक्टर हो गया, कोई आपका इंजीनियर हो गया, कोई आपका साइंटिस्ट हो गया, तो उनके पर्सन अलग हो सकते हैं। तो हाउस सेम है तो यानी ओरिजिन सेम होगा, फंक्शन डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट स्पीसीज के, तो इसे हम होमोलोगस कैरेक्टर कहते हैं। और इसका सेम उल्टा कर दीजिए, एनालॉगस हो जाएगा, जिसमें कि आपका फंक्शन सेम हो जाएंगे और जो ओरिजिन होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। तो अगर बात करें होमोलोगस कैरेक्टर स्ट्रक्चर की, जिसमें कि हाउस सेम होता है लेकिन उनके फंक्शन डिफरेंट होते हैं, जैसे कि आपने बैट देखा होगा और ह्यूमन देखा होगा। बैट का जो आर्म होता है उसका डिफरेंट वर्क है फ्लाई में, और ह्यूमन का आर्म का डिफरेंट फंक्शन है। तो यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, they are characteristic present in two species that were present in a common ancestor, या फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आपका they are characteristic present in two species that were not present in their common ancestor। तो जैसा कि मैंने बताया होम सेम है यानी ओरिजिन जो होगा सेम होगा, तो ओरिजिन सेम होगा तो क्या हो जाएगा कि यानी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट इन टू स्पीसीज में दैट वर द कॉमन एंसेस्टर, यानी वो कॉमन एंसेस्टर के हैं, यानी उनके पास कोई जो ओरिजिन होगा उनका कॉमन एंसेस्टर क्या होगा, सेम होगा। तो हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सी वाला नहीं होगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का नहीं होता है। बी एंड सी आर ट्रू, तो बी एंड सी दोनों कहाँ ट्रू है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सबसे सही होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को अब डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशनरी इवेंट फ्रॉम द एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कोड गिवन बिलो। जियोग्राफिकल आइसोलेशन, इकोलॉजिकल आइसोलेशन, इंक्रीजिंग प्रीमेटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्जेंस, और इनमें से हमें सिलेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पे कौन कौन से इवेंट होते हैं जिनके थ्रू आपका क्या होता है कि एलोपैट्रिक स्पेसिएशन देखने को मिलता है, यहाँ कह रहा है। तो अगर आपने एलोपैट्रिक स्पेसिएशन पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि सबसे पहले तो आपको जियोग्राफिकल आइसोलेशन देखने को ही मिलता है, उसके बाद इकोलॉजिकल आइसोलेशन को आप कंसीडर कर सकते हैं, और उसके बाद अगर देखा जाए तो आपको इंक्रीज प्री मैटिंग रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन देखने को मिलता है, यानी जो आपका जो डिफरेंट स्पीसीज होंगी वो एक दूसरे से रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगी। उसके अलावा क्या होता है आपका सिलेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जेनेटिक डाइवर्जेंस तो होगा ही उनमें, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1 पहले होगा, उसके बाद आपका 2 होगा, उसके बाद आपका 3 होगा, उसके बाद 4 होगा, वो 5 होगा, यानी सारे एक ऑर्डर में ही दिए हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे केवल 4 ही ऑप्शन सब में दे रहा है, यानी अगर 1 2 3 5 एक लाइन से लगे हुए हैं 1 2 3 एंड 5, यानी 4 वाला यहाँ कर दिया, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सबसे सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सबसे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या है। मेरा तो ऑप्शन नंबर डी है, चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रहा है स्मॉल ऑसिलेटेड पॉपुलेशन इज मोर लाइकली टू अंडरगो स्पेसिएशन दैन अ लार्ज पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन, यानी यहाँ पे कह रहा है कि एक स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन है वो स्पेसिएशन में चली गई, और लार्ज पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन की वजह से।
यानी अगर बात करें तो यहाँ कह रहा है कि एक स्मॉल पॉपुलेशन है वो स्पेसिएशन में चली जाएगी, और क्यों ऐसा होगा, मतलब कि ऐसा क्या होगा कि वो ज़्यादातर स्पेसिएशन में चली जाएगी, क्यों, रादर देन लार्ज पॉपुलेशन, यानी लार्ज पॉपुलेशन में स्पेसिएशन कम होगा, स्मॉल पॉपुलेशन में स्पेसिएशन ज़्यादा होगा, ऐसा क्यों? क्योंकि अफेक्टेड बाय जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट स्मॉल पॉपुलेशन में ज़्यादा होगा, नेचुरल सिलेक्शन भी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कंटेंस रिलेटिवली मोर जेनेटिक डाइवर्सिटी, बिल्कुल गलत, अगर स्मॉल पॉपुलेशन है उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी कहाँ मिलने लगी। इज़ मोर सस्पेक्टेबल टू जीन फ्लो, उसमें जीन फ्लो भी नहीं होगा। हैज़ अ हायर म्यूटेशन रेट, तो म्यूटेशन रेट कहाँ से हायर हो जाएगा, वो तो लार्ज पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सबसे सही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे से होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवोल्यूशनरी प्रोसेस आर रैंडम, यानी इसमें से कौन सा ऐसा इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जो कि रैंडम आता है। जीन फ्लो, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन एंड स्पेसिएशन। तो अगर बात करें रैंडम आने की, तो इसमें से रैंडम कौन सा आएगा अगर आप देखेंगे तो, अगर रैंडम अगर प्रोसेस की बात करें इवोल्यूशनरी प्रोसेस की, तो जीन फ्लो बहुत सारे लार्ज टाइम स्केल पे जब आपका हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता है, तब जाके जीन फ्लो होता है। म्यूटेशन की बात करें तो म्यूटेशन अचानक से देखने को मिलता है। नेचुरल सिलेक्शन बहुत ज़्यादा टाइम का प्रोसेस है, यानी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। स्पेसिएशन की बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा टाइम के बाद ही हमें देखने को मिलता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिएशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करें तो अचानक से आ सकता है, फ्लड, वॉल्केनो इरप्शन, नेचुरल कैलेमिटी, ये सारी चीज़ें जेनेटिक ड्रिफ्ट में आती है। तो 2 और 5 यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 एंड 5 सबसे सही माना जाएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक आज यहाँ पे हमारा खत्म हो गया होगा ये पार्ट। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, आज शायद, हाँ, आज यहाँ पे ख़त्म हो गया है। और आपके लास्ट में एक मोटिवेशन कॉट है कि डोंट स्टॉप, आप बिल्कुल स्टॉप मत होइएगा। जैसे कि ये थोड़े लंबे सेशन होते हैं, लेकिन इनको आप ज़रूर कंप्लीट करिए, जिससे कि आपकी प्रॉपर हेल्प हो पीवाईक्यू को सॉल्व करने में। आई होप आपकी प्रॉपर हेल्प हो भी रही होगी। प्लीज़ लास्ट में बस एक ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, जिससे कि हमारा चैनल भी थोड़ा आगे बढ़े और लोगों तक पहुँचे। लाइक भी करिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आए। चलिए बस ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में कल के मिलेंगे, जिसमें कि हम डिफरेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 अगर आपने इसका नहीं देखा होगा तो पिछला पार्ट देख लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन भी। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड सभी को टेक केयर।